अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हमें दो इंटीग्रेशन का सम है वो सॉल्व करना है और उसमें जो आंसर आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है क्या होगा। अब आप नोटिस करिए इस क्वेश्चन में दो इंटीग्रेशन को अलग अलग हमें दिया हुआ है ऐड करने के लिए। यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को देख के मैं डायरेक्टली बता सकता हूं इसका डायरेक्ट आंसर कुछ सेकंड्स में हम कैसे निकालेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थॉट प्रोसेस क्लियर होगा कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उससे आप और मल्टीपल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। वो कॉन्सेप्ट है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट अगर आपको एरिया अंडर द कर्व में भी पूछा जाए तो वहां पे भी फंक्शन जिसका इनवर्स निकाल के आपको इंटीग्रेशन निकालना है वहां पे भी वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी वो यूज किया जा सकता है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में भी। तो एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें किसी फंक्शन के इनवर्स के इंटीग्रेशन का उसके साथ एडिशन होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अभी बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो एक फंक्शन मान लेता हूं मैं f(x), तो उसको हम लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, और अगर मैं उसका इनवर्स निकालूं तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, ये आपको पता होगा। हम क्या करते हैं x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे इनवर्स निकालते हैं। और उसके बाद में आप क्या करते हो, ये जो f इनवर्स है इसको हम एक नए फंक्शन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिसको हम लिख लेते हैं g। तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं gy इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हमने ये देखा है कि जो इनपुट वैल्यू है वो हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए इसको gy इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो, इसको आप gx इक्वल टू y भी लिख सकते हो। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि आप यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे जो फंक्शन का y आउटपुट है वो जो फंक्शन का इनवर्स है उसके अंदर जो इनपुट है वो वैल्यू सेम है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि फंक्शन f में जो आउटपुट वैल्यू है या हम बोल सकते हैं जो उसकी रेंज है वो वाली वैल्यूज कहां जाएगी, फंक्शन g के इनपुट वैल्यू में, मतलब उसकी डोमेन में। इसीलिए इनवर्स फंक्शन में हमेशा ऐसा होगा कि जिस भी फंक्शन है जिसका आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो फंक्शन f की जो रेंज होगी वो फंक्शन g की डोमेन को डिफाइन करेगी। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखेंगे वैल्यू x की, तो फंक्शन f की जो डोमेन है वो x है, वो वाली वैल्यू कहां आ रही है, फंक्शन g की आउटपुट वैल्यू है, मतलब वो उसकी रेंज है। तो जो इसकी डोमेन है वो इसके इनवर्स की रेंज है, जो इसकी रेंज है वो उसके फंक्शन इनवर्स की डोमेन है। हमने उसी को बस अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है, y को एक नया वेरिएबल लिख लिया x और x की जगह लिख लिया y, बट है एक ही चीज, ध्यान रखिए। तो जो यहाँ पे x है वो यहाँ पे वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यहाँ पे y है वो यहाँ पे x को रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स फंक्शन में। ध्यान रखिए अगर दोनों का आपने y इक्वल टू समथिंग x लिखा है तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब हम इस चीज को समझते हैं यहाँ पे आगे। तो हमारा जो फंक्शन f(x) है उसकी इनपुट वैल्यू हमें अगर मान लेते हैं उसकी डोमेन है a से b, हम अज्यूम करेंगे जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं, और हम मान लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू a पे c के बराबर है, b पे d के बराबर है। इसका क्या मतलब है, ये इनपुट वैल्यू है x, अगर वहां a पुट करेंगे तो फंक्शन की y की वैल्यू आएगी c, और इनपुट वैल्यू अगर b है वो पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी d। इसी तरह से अगर मैं gx की बात करूंगा तो मुझे पता है यहाँ पे जो x है वो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका आउटपुट c है, इसका मतलब वो इनपुट होगा इनवर्स में, तो उससे आउटपुट आएगा a। इसका इनपुट a है, इसका आउटपुट c है, इसका इनपुट c है, इसका आउटपुट a है, सेम ही रिटर्न मिलेगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसमें इनपुट b है, आउटपुट d है, इसमें इनपुट d होगा और आउटपुट b होगा, वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो अब हमारी यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगी फंक्शन gx की वो हो जाएगी c से लेकर के d। इसका क्या मतलब है, g ऑफ c और g ऑफ d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो a और b के बराबर होगी, ये हो जाएगी हमारी इसकी रेंज। ये मोटा मोटी आइडिया होता है इनवर्स फंक्शन को समझने का। अब ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन क्यों किया, ये एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे किसी भी इनवर्स फंक्शन का हम ग्राफ डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर आपको हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ a से b में कुछ इस तरह से है, वो ध्यान रखिए a से b में वो ग्राफ है, मतलब x इक्वल टू a पे y की वैल्यू c है, x इक्वल टू b पे y की वैल्यू d है।
मैं इन्हीं वैल्यूज के बीच में ऐसा मान रहा हूं इंक्रीजिंग, हो सकता है वो डिक्रीजिंग हो, डजंट मैटर। मैं एक केस एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहां पे केस ले रहा हूं। मान लीजिए fx का ये ग्राफ है। अब अगर मुझे इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो मैं डायरेक्टली कैसे बना सकता हूं? उसका सबसे फास्टेस्ट तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो y और x है उसकी एक्सिस को आप रिवर्स कर दीजिए। जहां y लिखा था वहां x लिख लीजिए, जहां x लिखा था वहां y। ये हमने चेंज कर लिया क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे इनपुट था वो यहाँ आउटपुट है, जो यहाँ आउटपुट था वो यहाँ इनपुट है। तो जस्ट आपको उसको ही रिवर्स करना है। ग्राफ आप सेम ही बनाइए जो fx का है। तो ये इनवर्स फंक्शन का ही ग्राफ है। उसको आप समझ भी सकते हैं कि इस यहाँ पे x इक्वल टू a के लिए y की वैल्यू c थी, यहाँ पे x इक्वल टू c के लिए y की वैल्यू a है। देखिए जस्ट रिवर्स हो गया। तो अगर आप सारे पॉइंट्स भी प्लॉट करेंगे, d के लिए y की वैल्यू b है, तो आपको इसी तरह से सारे पॉइंट्स ऐसे ही मिलेंगे। तो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो शेप भी आपकी सेम ही आएगी। इस तरह से हम डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? जो fx का ग्राफ है वही ग्राफ आपको वापस बनाना है, बस एक्सिस को आपको इंटरचेंज करना है। ये इंफॉर्मेशन क्यों यूजफुल होती है? जैसे मान लीजिए आपको किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना है लेकिन आप उसका इनवर्स निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ फंक्शन का ही ग्राफ बना लेंगे। उसी ग्राफ में बस एक्सिस को उल्टा लिख लीजिए, वो उसके इनवर्स फंक्शन का ही ग्राफ है। और ये स्पेसिफिकली काम कब आ सकता है? एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन में, जिसमें आप फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते। दिस इज इंपॉर्टेंट। जिसका इनवर्स नहीं निकाल सकते तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, इसीलिए वहां पे भी ये चीज काम में आती है। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। मैंने कैसे पहचाना? तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है। मान लीजिए मैं फंक्शन fx का इंटीग्रेशन डिफाइन कर रहा हूँ a से लेकर के b तक। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व x एक्सिस के साथ में, क्योंकि dx एलिमेंट मैंने लिया है x के साथ में, तो ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैंने gx यहाँ पे लिखा dx के साथ c से d, तो ध्यान रखिए अब gx हमारा ये ग्राफ है, c से d में अब हमारी ये वाली एक्सिस x एक्सिस है, कि मैं डायरेक्ट देख रहा हूं ग्राफ, तो हमारा इंटीग्रेशन जब लेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा, क्योंकि अब इनवर्स फंक्शन के लिए x एक्सिस हमारी ये है। तो बस ये फर्क होता है। तो एग्जाम में जनरली ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो इंटीग्रेशन का एडिशन है और वो इंटीग्रेशन का एडिशन इस तरह से है कि ये फंक्शन इसका इनवर्स है, एक दूसरे के ये इनवर्स है, तो अब उसके एरिया को आप ऐड करके बताइए कितना आंसर आएगा। तो आप नोटिस करिए ये वाला जो एरिया है ये मैं यहां पे भी तो बना सकता हूं। ये एरिया और ये एरिया तो सेम ही है, हमें डायग्राम में दिख भी रहा है। तो अगर मुझे इस येलो वाले को इसके साथ ऐड करके लिखना है तो मैं ये बोल रहा हूं कि हमें इसको ऐड करके लिखना है। तो अब डायग्राम से आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए ये एक बड़ा आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया कितना है? b मल्टीप्लाई बाय डी। ये छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, उसका एरिया है a मल्टीप्लाई बाय सी। तो अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दूं तो मुझे इन दोनों का एडिशन मिल जाएगा। वही हम डायरेक्टली लिख सकते हैं BD माइनस AC। तो BD यहाँ पे क्या वैल्यू है? यहाँ पे ये जो अपर लिमिट है दोनों की उसको आपस में आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से आएगा आपका BD, और लोअर लिमिट को आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से आएगा AC, और उनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं दो इंटीग्रेशन को जिसमें ऐड किया हुआ एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन fx है और ये उसका इनवर्स है? मेरे को एग्जाम में ये आइडिया भी कैसे आएगा कि मैं चेक करूं कि एक दूसरे के इनवर्स है? तो उसका आइडिया ये होता है, अभी मैंने जो आपको ये बेसिक एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो इनपुट है उससे आपको दूसरे फंक्शन का आउटपुट मिलेगा। तो उसका तरीका क्या होता है आइडेंटिफाई करने का? आप यहाँ पे जो अपर लिमिट है इसमें पुट करिए। यहाँ पे अगर आप अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो आपको इस फंक्शन की आउटपुट वैल्यू मिलेगी, मतलब आपको y की वैल्यू मिलेगी। कितना आएगा यहाँ पे y की वैल्यू? y की वैल्यू आएगी log 2, ये आएगा 2 क्यूब प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आएगा log 2 9। तो जो फंक्शन fx है अगर हमने इसमें इनपुट वैल्यू 2 पुट करी तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, मतलब इस फंक्शन की आउटपुट वैल्यू मिलेगी। और हमें पता है जो fx की आउटपुट वैल्यू होती है वो जो इसका इनवर्स फंक्शन है उसके लिए इनपुट वैल्यू, देखिए उसके लिए x है। तो आप ऐसे चेक करते हैं, ये वैल्यू आप यहाँ पे जब पुट करेंगे यहां से जो आंसर आएगा वो आंसर आपका इसका टॉप लिमिट से मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर जाता है तो मोस्टली ये इनवर्स हो सकता है। इसी तरह से एक बार आप x की वैल्यू 1 पुट करिए और देखिए यहाँ क्या आंसर आएगा, ये log 2 ऑफ 2 आएगा। log 2 ऑफ 2 तो 1 होता है, वो यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट से मैच करना चाहिए। अगर ये चीज मैच कर रही है तो डेफिनेटली ये फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया गया है।
तो ध्यान रखिए थॉट प्रोसेस ये, अगर दो इंटीग्रेशन का एडिशन किया हुआ है, पहली चीज तो ये, तो हमेशा ध्यान रखिए। और वो क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन है कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ऐसी कोई फॉर्म नहीं पता, आपने कभी सॉल्व नहीं किया हुआ, तो आप ये चीज हमेशा चेक करिए कि हो सकता है एक दूसरे के इनवर्स है। आइडिया क्या है, ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से जो आंसर आएगा वो इसका टॉप लिमिट देगा, और ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उससे जो आंसर आएगा उससे आपको इसकी टॉप लिमिट मिलेगी। अब ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये हमें दिख भी रहा है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है लॉगरिथमिक और ये दिख रहा है एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते भी हैं, आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। ये चीज समझना इसलिए जरूरी था कि इससे हमें पता लग गया एक दूसरे के इनवर्स है। अब फाइनल आंसर तो इजी हमें पता है, अपर को अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करो, लोअर को लोअर से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हमारा आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर अगर जिसको ये पता है उसके लिए तो कुछ सेकंड्स का ही क्वेश्चन है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को ऊपर ले जाते हैं क्योंकि 9 स्क्वायर हो जाएगा 81। ये मैंने क्यों किया कि मुझे चेक करना है कि ये किस इंटीजर के पास, तो यहां पे ये हटा देता हूं क्योंकि ना तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, लेकिन मैं इसको जनरलाइज करके समझ सकता हूं। इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो log 2 81 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप 2 की कितनी पावर रखोगे कि आपको वैल्यू 81 मिल जानी चाहिए। तो यहां पे जो भी आप पावर पुट करोगे वही इसकी वैल्यू है, तो यहां पे इसका ये मतलब होता है। इसका ये मतलब है, आप बताइए 2 की क्या पावर है जिसके लिए 81 आएगा। तो 2 की पावर हमें पता है, 2 की पावर 6 जो होता है वो कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, और 2 की पावर 7 होता है 128। तो हमें यह पता है कि जो 2 की पावर हम पुट करेंगे, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 6 और 7 के बीच में होगी, जो पावर है वही इसका आंसर है, यही लॉग का मतलब होता है। तो इसकी वैल्यू 6 और 7 के बीच में है। अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे यहां पे, कहां से, -1, तो जो आंसर आएगा वो वैल्यू होगी 5 से 6 के बीच में, डेफिनेटली वही होगा। फिर उसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 5, जो आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।